हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी का, साइंस का। तो सबसे पहले 68th बीपीएससी यानी 68वीं बीपीएससी जो कि इसी साल हुआ था, उसके सवाल देखेंगे। फिर इसके बाद 67th का देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 68वीं बीपीएससी का पहला सवाल। कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। तो इनके ऑप्शन हैं वर्टिब्रे, कार्पलस और कार्टिलेज। कुल मिलाकर के 3 ही ऑप्शन इस बार दिए गए थे और इस बार 2 ऑप्शन डी और ई दिए गए, जिसमें से डी था उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके पहले जो भी एग्जाम होते थे उसमें से डी और ई दोनों एक साथ होते थे, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। खैर, तो इसका सही आंसर है जी कार्टिलेज, जो कि हमारे कान और नाक के हड्डियों में होते हैं, ये कार्टिलेज होते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए शैवाल और कवक। ठीक है, कवक जो है वो शैवाल को आश्रय, पानी, खनिज प्रदान करता है और बदले में शैवाल भोजन प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार कर सकता है, जबकि ये काम कवक नहीं कर सकता। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधस्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है, ये अराउंड 45 डिग्री पर बैठता है जी, न कि 90 डिग्री। तो ये सही आंसर है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन है आरबीसी, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी और ई। तो इसका सही जवाब है जी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण कोशिका है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, बीपीएससी आयोग ने भी इसका सही आंसर दिया है जी ऑप्शन ए, कि मांसपेशियों जो है वो केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, ये गलत है। बाकी दोनों सही हैं। मांसपेशियों जोड़ों में काम करती है, बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी होती है, ये भी सही है। अगला सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा दिखेगा या होगा। तो इसका आंसर ये देखिए, 20 सेंटीमीटर तो बस डाइवर्ट करने के लिए दिया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, चूंकि इस पर लाइन खींचे हुए हैं, काली पतली पट्टियाँ हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो धुंधला बनेगा, यानी कि कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। ठीक है, कोई जेबरा नहीं बनेगा, कोई काली पट्टियों का घोड़ा नहीं बनेगा। ऑप्शन ए सही है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ श्रिलनेस ऑफ साउंड की बात किया जा रहा है। तो ये वैसे तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी है नहीं, और फ्रीक्वेंसी है जो तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड है जी। तो आयोग ने इसका आंसर ध्वनि का तरंग दर यानी वेवलेंथ ऑफ साउंड माना है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर फोटोवोल्टिक सेल है जी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग सोलर सेल बोलते हैं। यही आयोग ने आंसर माना है। ठीक है, तो यही माने आप भी। अगला सवाल है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा इसका आंसर भी होगा जी, बिल्कुल सही, रोलिंग घर्षण। आप लोग सही बता रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। देखिए, जनरली हम लोग जब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन में, तो यह संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में किया जाता है। उसमें एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक क्रिकेटर जब मैच खेलता है तो फील्डर जब गेंद को कैच करता है तो अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है। यहाँ पर इन्होंने फुटबॉल में गोलकीपर का उदाहरण दे दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। तो आप सही समझ रहे हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, अल्फा किरण जो है जी सही आंसर है। अगला सवाल है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, या वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना। ठीक है,
तो आप सही समझ गए। ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसका सही आंसर है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है, केंद्राभिमुखी बल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, उसमें घर्षण बल शामिल होता है जी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देखेंगे, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाएं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, ऑप्शन ए दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। तो अगर बस दाईं ओर चल रही है तो यात्री, अगर दाईं ओर मुड़ती है तो यात्री बाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी सही हो गया जी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। वैसे इसको इनर्शिया से आप जोड़ेंगे, ठीक है, जड़त्व के नियम से, कि जब कोई आदमी बैठा हुआ है तो बैठा हुआ तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे, ठीक है। तो वैसे ही इसका उदाहरण है, आप कह सकते हैं जड़त्व के नियम से। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ऑप्शन बी है ध्वनि की आयाम। ऑप्शन सी है ध्वनि की का तीव्रता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, जो ऑर्केस्ट्रा में और भी वाद्य यंत्र है उनके साथ जोड़ता है सही से। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ का इस रूप का एक उदाहरण है। समझ गए होंगे आप। ये कह रहा है कि आकार निश्चित नहीं होता, मतलब जिस बर्तन में हम डालेंगे उस पदार्थ को, उसका शेप ले लेगा, ठीक है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, मतलब जितना इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये होता है जी लिक्विड। अब इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा है, मिट्टी का तेल एक लिक्विड है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। इसके साथ ही जैसे एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिंक हो गया, लिथियम हो गया, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं जी। एम्फोटेरिक इसका ऑक्साइड बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसिड और बेस मिल करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगला सवाल है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ऐसा करने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी होते हैं, मीथेन भी होते हैं जी। तो ऑप्शन डी है जो सही है, एक से अधिक। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर ... गैस मुक्त करते हैं। तो कौन से गैस मुक्त करते हैं? ये गैस CO2 है जी। जैसा कि आप जानते हैं HCl अगर NaCO3 से रिएक्शन करता है तो NaCl यानी कि सॉल्ट बनाता है और साथ में ही पानी H2O साथ में CO2 गैस रिलीज करता है। अगला सवाल है, HOOC COOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसका नाम बताना है आपको जी। तो ये इस अम्ल का नाम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल है जी। अगला सवाल देखेंगे, आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन। इसमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? देखिए, एसिड जो होता है वो नीला को लाल करता है, ठीक है, और जो बेस होता है वो लाल को नीला करता है। यहाँ पूछ रहा है कि लाल जो है लिटमस वो नीला हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी यानी क्षार यानी बेस है जो इसका सही आंसर है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 22, बहुत साधारण सा प्रश्न था। एसेटिक एसिड की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरका की तरह होता है, आप जानते हैं, कई बार पढ़े होंगे। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर्मिक एसिड के बारे में आप जानते होंगे। फॉर्मिक एसिड कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अगले सवाल की तरफ चलेंगे। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? ऑप्शन ए है HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। बी, सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। और ऑप्शन सी है कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, जो कि सही ऑप्शन है जी। तो इसका ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विषम का पता लगाने के लिए बोल रहा है कि आपको चूज ओड वन, इसमें कौन सा है जो विषम है। देखिए, फलों का पकना है वो केमिकल चेंजेज है, और सीमेंट की जो सेटिंग है, जो सीमेंट जमता है वो भी केमिकल रिएक्शन ही होता है जी। कोयले का जलना भी केमिकल रिएक्शन है, तो मुझे इसमें कुछ भी विषम नहीं दिख रहा है, तीनों के तीनों है जो केमिकल रिएक्शन है, यानी ऑप्शन ई सही हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, उनकी विद्युत चालकता खराब होती है, गलत बात। एक की विद्युत चालकता अच्छी होती है, एक की खराब होती है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, यह भी गलत है। हीरे और ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, यह भी गलत है जी। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह भी ऑप्शन ई सही हुआ। किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ऑप्शन है जी, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति, कोशिकाओं में प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण ही रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर जी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो इसका सही आंसर है, देखिए पहले तो हरे वाला आप कट कर देंगे क्योंकि हरा इसमें होता नहीं है जी। तो लाल और नीले रंग के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, जबकि हरे रंग को ये परावर्तित करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो गया, हरे वाला दोनों के दोनों कट कर दीजिए, बी और सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। ऑप्शन ए है, पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, सही है ये। ऑप्शन बी है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है। देखिए ये बोल रहा है शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना, ये गलत है जी। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं एक बार, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता कहलाता है, बिल्कुल सही है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन बी गलत। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है। तो ये तो आप ऑप्शन देखते हैं समझ गए होंगे, ऑप्शन सी का सही आंसर है जी, बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और जो कि आज का आखिरी सवाल होगा। इसके बाद 67वीं बीपीएससी के साइंस के सवालों का आंसर लेकर के आऊँगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्राकृतिक के योग्य बनाता है। ऑप्शन ए है, डीएनए और आरएनए की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, केवल आरएनए की उपस्थिति, और ऑप्शन डी और ई। तो ऑप्शन ए इसका सही माना है आयोग ने भी, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगला वीडियो 67वीं बीपीएससी का साइंस का क्वेश्चन होगा जी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।